लंबी गर्दन वाली बहू। दूर दराज कमल नंदा गांव में रहने वाला मानिक जमींदारों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेतीबाड़ी करके अपनी जीविका चलाता था। परिवार में केवल मानिक और उसकी बेटी गिन्नी रहा करती थी। गिन्नी काफी रूपवती और संस्कारी थी, लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। दरअसल गिन्नी की गर्दन एकदम ना के बराबर थी, जिसके चलते उसे गांव के लोगों की जली कुटी बातें सुननी पड़ती थी। अरे देखो सहेलियों, बिना गर्दन वाली गिन्नी चली आ रही है। हाँ, क्यों रे गिन्नी, तुझे हमारी बातों से फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स अपने आप में पूरी तरह से पूरा नहीं। ईश्वर ने हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर दी है, ताकि इंसान घमंड से अपनी बोही न चढ़ाए। गर्दन भले ही चिन्नी सी है तेरी, लेकिन जुबान गज भर लंबी। वो सभी गिन्नी की छोटी गर्दन की खिल्ली उड़ाकर चल देती हैं। गिन्नी उदास मन से घर लौटती है, जहां उसका पिता कहता है, अरे गिन्नी बिटिया, तेरी आंखें नम क्यों हैं? कुछ नहीं पिताजी, शायद आंख में कचरा चला गया होगा। बिटिया, भले मैं तेरा पिता हूँ, लेकिन तुझे माँ बनकर पाला है। तेरी कम गर्दन तेरी खुशियों की राह का रोड़ा बनकर रह गई है। एक रोज सुखपाल नाम का एक व्यक्ति उसके घर दस्तक देता है। सुखू, तू कितने बरस बाद तुझे देखा है मेरे यार। अरे बस पूछ मत, ब्याह का हुआ ससुरा जेल के कैदी बनकर रह गया था। दोनों ने जवानी से बुढ़ापे की डगर में कदम रख दिया था। एक संग काशी चलल अबही की बाकी है मनु। अरे गिन्नी बिटिया, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त कर। कुछ ही पलों में गिन्नी हाथ में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, जहां मानिक परिचय देते हुए कहता है, सुखलाल, यह है मेरी बिटिया, और बिटिया यह है मेरा जिगरी यार। गिन्नी मुस्कुराकर सुखलाल के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर रसोई के भीतर चल देती है। फिर सुखपाल कहता है, मनु, ये तोहार बिटिया है? हाँ सुखू, कई रिश्ते तलाशे बिटिया की खातिर, लेकिन कम गर्दन के चलते बात कट जाती है। मनु, तोहार बिटिया हमके आपन बिटवा के वास्ते भाग गई है। रूप से रागिनी, स्वर से सरस्वती, गुणों से भरी पूरी, एकदम ऐसनी बहुरिया की तलाश थी हमका। ये सुनकर मानिक फूला नहीं समाता और कहता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस कदर तूने इस जवान बेटी के बाप की चिंता खत्म कर दी। खुशियां तुम्हारी अखीन के झरोखे से फुटकर बहत है मनु। दोनों के घरों में शहनाइयों की गूंज के साथ शादी की धूम धड़ाक मची हुई होती है। मंडप में खड़े दूल्हा दुल्हन को देख हेमलता हंसी उड़ाती हुई कहती है, अरे सुखलाल भाई साहब, क्यों भरे समाज में व्यंग का पात्र बन रहे हो? दुनिया की सारी भली चंगी लड़कियां मर गई थी, जो ये बिन गर्दन वाली लड़की को अपने चांद से बेटे के पल्ले जबरन बांध रहे हो। हेमलता, तुम शुभ काम में अपन निमकौड़ी मुंह बंदी नहीं रख सकत हो। अरे तू खाड़ काहे है? बहू के गले में वरमाला डाल। अरे कहाँ डाले वरमाला? इस कुत गर्दन की तो रत्ती भर भी गर्दन नहीं। ऋषभ गुस्से से झटपटाकर माला गिन्नी की गर्दन में डालता है, लेकिन वरमाला नाटी गर्दन की कमी के चलते सरक कर जमीन पर चित हो जाती है। ये लो भैया, बन गया खुशनुमा माहौल। रीति रिवाज के साथ गठबंधन होता है, जिसके बाद गिन्नी ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास अपर्णा रूखे स्वर में कहती है, भले ही तू टोहने टोटके के बलबूते पर इस घर की बहू बन गई, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। ससुराल का शासन क्या होता है, ये तुझे अब जान पड़ेगा। आधी रात सभी के सो चुकने के बाद अपर्णा रसोई में आकर खुराफाती हरकत करते हुए कहती है, कल देखती हूँ कैसे ये बिन गर्दन की बला इस ऊंची खाने से सामान खोजती है। तड़के सवेरे उठकर गिन्नी घर का सारा कामकाज निपटा कर नहा धोकर किचन में कदम रखती है। ये क्या, मसालों के डिब्बे तो इतनी ऊंचाई पर है, क्या करूँ? लाख कोशिश के बावजूद भी गिन्नी छोटी गर्दन के चलते सामान नहीं खोज पाती। तभी अपर्णा रसोई में आकर डींगे हाँकते हुए बोलती है, तो चाहे जितना भी गर्दन लपकाने की कोशिश कर ले, बित्ते भर की चिड़िया, बिन गर्दन यही होगा। मुझे देख, लंबी चौड़ी गर्दन के चलते क्षण भर में खोज लिया कहाँ क्या धरा है। अपर्णा हर दिन गिन्नी की नाटी गर्दन के चलते उसकी खातिर मुसीबत पैदा करती है। फिर एक रात, अरे ओ नासपीटी, जिंदा है कि निपट गई? जी सासू माँ, बुलाया? बिजली विभाग से खबर आई है कि आज रात बिजली गुल होने वाली है। ये बिछौने छत पर ले चल। पर माँ जी, मैं कैसे? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरी तो गर्दन ही गुल है। अपर्णा एक बार फिर गिन्नी की गर्दन का मजाक बनाती है।
आधी रात सभी नींद में डूबे होते हैं, तभी गिन्नी की गर्दन एकदम से लंबी हो जाती है। सवेरे सभी ये देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। अरे ये क्या भला है, एक ही रात में तेरी गर्दन जिराफ की जैसी लंबी कैसे हो गई? माँ, इसकी लंबी गर्दन के चलते मैं इसके आगे छोटा हो चुका हूँ। ऐसे तो गांव देहात में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। बहुरिया, इनकी दकियानूसी बात छोड़, तू चल हमारे संग। सुखलाल उसे लिए डॉक्टर के पास दौड़ता है, जहां डॉक्टर उसकी घंटों जांच पड़ताल करके कहता है, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा किसी किसी के संग होना लाजमी है। कुछ लोगों की लंबाई उम्र के साथ, मगर किसी की उम्र गुजरने के बाद बढ़ती है। गिन्नी की एकदम से बड़ी गर्दन इसी का लक्षण। अस्पताल से आते ही गिन्नी को जोरों की भूख जान पड़ने पर वो खाने पर टूट पड़ती है, जिसे देख अपर्णा कहती है, अचानक इसमें भूत तो सवार नहीं हो गया? देखो कैसे भूखे जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही है। अब हर दिन के साथ गिन्नी की गर्दन लंबी होती जा रही थी, जिसे देख अपर्णा गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, बेहिसाब खा खा कर मेरी ये लंबी गर्दन वाली बहू घोड़ी हुए जा रही है। आज इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। अपर्णा रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा देती है। गिन्नी झरोके से छुपकर ये देखकर मुस्कुराते हुए दबे पांव वहां आकर कहती है, सासू जी भी कितनी मंदबुद्धि है। उन्हें क्या लगा कि ऐसे कद्दू तरकीब से वो मुझे रोक लेंगी? गिन्नी रसोई घर की खुली खिड़की से अपनी लंबी गर्दन अंदर घुसाकर सारा खाना सफा चट कर जाती है। तभी सरोजा के घर में हुड़दंग मचता देख वो उनके घर जा धमकती है। अरे सरोजा काकी, क्या हुआ? इतना शोरगुल क्यों? बहू, ना जाने मुआ एक जहरीला सांप मेरे घर में आ घुसा और छज्जे पर कुंडली मारे बैठा है। गिन्नी चालाकी से अपनी लंबी गर्दन उठाकर छज्जे के कोने में बैठे सांप को आहिस्ते से पिटारे में बंद कर देती है। घबराइए मत, खतरा टल चुका है। शुक्रिया बहू, तेरी लंबी गर्दन के चलते हम सभी की जान बच गई। अरे ऐसा भी कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने? ज्यादा वाहवाही न करो, वरना कहीं यही अपनी लंबी गर्दन हवा में न उड़ने लगे। जानबूझकर गिन्नी की जलोकड़ी सास उसे नीचा दिखाती है। एक रात गांव में दो चोर घुस आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर गिन्नी की आंख खुल जाती है। ये देर रात किसकी बुदबुदाने की आवाज है? अरे मंगल, सुना है कि ये गांव काफी मालामाल है, तभी तो हम जैसे चालाक चोर इसको कंगाल बनाने आए हैं। अच्छा, तो ये दोनों चोर चोरी के इरादे से आए हैं। मुझे कुछ करना होगा। चोर शातिरता से सभी के घरों से हाथ साफ करके भागने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे छुपी गिन्नी उन्हें आता देख अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे दौड़ो गांव वालों, गांव में चोर घुस आए हैं। आवाज सुनकर पूरा गांव आधी रात मैदान में जमा हो जाता है। अरे मंगल, अब क्या होगा? अब तुम्हारा अमंगल होगा। इस जिराफ जैसी गर्दन वाली औरत ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। सभी मिलकर चोरों की कुटाई करके उन्हें सबक सिखाकर कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करत हो, ससुर के नाती। ये सब देख अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू के सामने पछतावा जाहिर करके कहती है, बाबू मुझे माफ कर दे। आज केवल तेरी लंबी गर्दन के चलते इस गांव को भारी नुकसान होने से बच गया। अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू को हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है। गरीब का नसीब। शिव अपनी पत्नी प्रीति और अपने दो बच्चे मीना और सुमित के साथ रहता था। वो अपने घर का गुजारा मामूली सा रिक्शा चलाकर किया करता था। वो अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। और एक दिन शिव अपनी पत्नी के साथ रिक्शे में बाजार जा रहा था कि तभी उसका रिक्शा अचानक खराब हो जाता है। अरे भगवान, मेरा रिक्शा तो पंचर हो गया। एक काम करो, मैं रिक्शे को बनवा कर आता हूँ, तब तक तुम घर के लिए सब्जियां ले लो। ठीक है शिव जी। इतना कहकर शिव अपना रिक्शा बनवाने के लिए दुकान पर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति सब्जियां ले रही होती है। प्रीति सब्जी लेकर वापस शिव के पास आ ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से प्रीति अपनी जान गंवा देती है। थोड़ी देर बाद जब शिव अपना रिक्शा बनवाकर मार्केट की तरफ आ रहा होता है, तब उसे वहां पर एक भीड़ दिखाई देती है। जब वह भीड़ के अंदर जाता है तब वह अपनी पत्नी प्रीति की लाश देखता है। प्रीति की लाश देखकर शिव को एक झटका सा लग जाता है और अपनी बीवी को पकड़कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग प्रीति की लाश को उठाकर शिव के रिक्शे में रख देते हैं और उसके बाद शिव अपनी बीवी की लाश को लेकर अपने घर पहुंचता है। जब उसके दो छोटे छोटे बच्चे ये देखते हैं तो बहुत रोते हैं। अगले 24 घंटे बाद शिव अपनी बीवी प्रीति की लाश का अंतिम संस्कार कर देता है। पिताजी,
अब तो मम्मी हमारे बीच में नहीं रही, अब हमारी देखभाल कौन करेगा? हाँ पिताजी, हम लोगों को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? बच्चों, आज से तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगा। आज से तुम्हारी माँ मैं ही हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, बस एक बार मुझे बता दिया करना बेटा। शिव ने अपने बच्चों को तो संभाल लिया था, लेकिन वह खुद को नहीं संभाल पा रहा था। उसको झटका सा लगा हुआ था। वह अपना रिक्शा तो चलाता, लेकिन दिन रात अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता रहता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और एक दिन शिव रोड पर बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तब वह अपने घर जाता है और घर जाकर सो जाता है। ये देखकर उसके बच्चे बोलते हैं, पापा पापा आपको क्या हो गया है? पिताजी बताइए, आपको क्या हो गया है? उनके इतना बोलने के बाद भी शिव कोई जवाब नहीं देता और बच्चों को जवाब ना मिलने पर, एक काम कर, तू डॉक्टर अंकल को बुला ले, वो देखकर इनका इलाज करेंगे। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर सुमित डॉक्टर को बुला कर ले आता है। थोड़ी देर तक डॉक्टर शिव का चेकअप करते हैं और उसके बाद डॉक्टर बच्चों से बोलता है, बच्चों, तुम्हारे घर में कोई भी बड़ा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि तुम अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखा करो। और अगर तुम अपने पिता का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम अपनी माँ की तरह इन्हें भी खो दोगे। पर कैसे डॉक्टर अंकल? क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ही ज्यादा चिंता ले रहे हैं और चिंता की वजह से उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने की शिकायत है, इसलिए उन्हें चिंता लेने से रोको बेटा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर मीना और सुमित बहुत ही रोने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से बोलते हैं, दीदी, हम पिताजी को कोई भी चिंता नहीं करने देंगे। हाँ सुमित, तुम सही बोल रहे हो। अगर हमने पिताजी को चिंता में रहने दिया तो पिताजी भी हमें माँ की तरह छोड़कर चले जाएंगे। उन दोनों की ये बात शिव सुन लेता है और ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब से शिव अपना रिक्शा चलाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर उसके बच्चे भी पीछे पीछे आने लगते हैं। उनको पीछे देखकर शिव उनसे बोलता है, बच्चों, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? पिताजी आपको चिंता नहीं करना है, और अगर हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो हमें पता है आप चिंता में ही रहोगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप भी हमें माँ की तरह छोड़कर जाओ, इसलिए हम भी आपके साथ रिक्शा चलाने में आपकी मदद करेंगे। इतना सब सुनकर शिव रोने लगता है और अपने बच्चों को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद शिव अपनी सवारी को बैठाकर रिक्शा चलाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बच्चे उसके साथ रिक्शा चलाने में उसकी मदद करते हैं। शिव आए दिन कमजोर होता ही जा रहा था और ऐसे ही एक बार शिव के रिक्शे पर एक बड़ा ही नेक और दयालु इंसान बैठता है। आगे से शिव रिक्शा चला रहा था और पीछे से दोनों बच्चे उस रिक्शे को धक्का मार रहे थे। ये देखकर वह आदमी बच्चों से पूछता है, अरे बच्चों, जब तुम्हारे पापा रिक्शा चला रहे हैं तो तुम पीछे से रिक्शे को धक्का क्यों दे रहे हो? अंकल जी, मेरे पिताजी बीमार हैं और वो रिक्शा ज्यादा नहीं चला पाते हैं, इसलिए हम पीछे से धक्का मार के उनकी मदद करते हैं। बच्चों की ये बात सुनकर उस भले आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिव से बोलता है, भैया, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिव है। भैया शिव, तुम्हारे बच्चे सच में एक अनमोल रतन है और तुम्हारे पास एक नहीं दो अनमोल रतन है। तुम इसको कभी भी मत खोना। थोड़ी देर बाद वह आदमी अपने घर आ जाता है और अपने घर के बाहर खड़े होकर शिव से बोलता है, भाई, तुम्हारे बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे बच्चों के नाम पर मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम उसे लेने से मना मत करना। जी, बिल्कुल। शिव के इतना कहते ही वो भला आदमी शिव को एक ऑटो दे देता है। ये देखकर शिव बोलता है, अरे नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकता। तुम बीमार लगते हो शिव। तुमने कभी ये सोचा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? तुम आगे रिक्शा चलाते हो, पीछे तुम्हारे बच्चे रहते हैं। अगर उन्हें ही कुछ हो गया तो तब तुम क्या करोगे? आत्मसम्मान अच्छी बात है और मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर तुम अपने बच्चों के बारे में जरा सा सोचो। तुम्हारे सिवा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी इस बात से शिव सहमत होता है और उस आदमी के द्वारा दिए गए ऑटो को रख लेता है और धीरे धीरे करके अब वह अमीर होने लगता है और वह खुशी से रहने लगता है। थोड़े दिन बाद जब उसके पास थोड़े पैसे होते हैं, तब ऑटो के पैसे वह उस भले आदमी को दे देता है और खुशी से अपने बच्चों के साथ रहने लगता है।
चुड़ैल की सब्जी मंडी। ढोलकपुर गांव बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वहीं पास में एक घने जंगल पर दो चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर अपने पैर हिला रही थी। अरे कब तक इस पेड़ पर बैठकर इंतजार करें? यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं आ रहा। इंसानों की राह तकते तकते तो अब मैं बोर भी हो चुकी हूँ। यार हम बहुत वेली चुड़ैल हैं। रागिनी चुड़ैल है ना, वो भी ना ढाबे पर खाना बनाने का काम करती है। हाँ हाँ, और वो उर्मिला चुड़ैल, वो तो अपना चुड़ैल लोक में ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हुई है। पर तू ये सब क्यों कह रही है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। इससे हम बोर भी नहीं होंगे और मजा भी आएगा। पर तू जानती है हम सुधरी हुई चुड़ैल नहीं है। लोगों को परेशान करना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ तो ठीक है, हम अपना सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का बिजनेस करेंगे। पर उससे क्या होगा? वो जानने के लिए सबको इस कहानी के अंत तक जुड़ा रहना होगा। तो आइए फिर ढोलकपुर गांव के सब्जी मंडी में चले। ये बोलते ही अगले दिन दोनों चुड़ैल मंडी में अपनी वेशभूषा बदलकर सब्जी बेचने लगती हैं। अरे क्या क्या सब्जी रखी है तूने बेचने के लिए? यही सब, आलू, टिंडे, तोरी, कद्दू, करेला, भिंडी, प्याज। अरे ओ चुड़ैल, ये कैसी वाहियात सब्जी रखी है तूने? भला ये कद्दू करेला कोई खाने की चीज है? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे तो कौन सा हमें खानी है? अरे ये भिंडी कैसे दी है? बिल्कुल साफ सुथरी, ताजी और हरी भिंडी दी है। अरे बहन जी वो तो मुझे भी पता है, पर हैं कितने की? जितना आप दोगे उतने की हैं ये। हे भगवान, मतलब क्या भाव है? अरे बहन जी हम में भाव बिल्कुल भी नहीं है। अरे पागल वागल हो क्या? मुझे तुमसे भिंडी लेनी ही नहीं है। अरे बहन जी रुकिए, वो क्या है ना, आज ही हम पहली बार सब्जी बेचने मंडी में आए हैं। इसे कुछ पता नहीं है। 20 रुपए की पाव है, ले जाओ। ठीक है दे दो। और हाँ, बोल बोल कर सब्जी बेचो, मंडी में तभी बिकेगी। जी जी जी, बड़ाई हमको सिखाने वाली। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी, भिंडी, तोरी, कद्दू, करेला, ले लो सब्जी ले लो। अरे बहन जी ये जरा कद्दू देना। ये लीजिए कद्दू। अरे बहन जी पूरा मत दो, काटो तो सही। मैं काट देती हूँ। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आपने कितने अच्छे से दिया है आलू, और कांदा भी दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। जब शाम को ये सब्जी बनाकर खाएगा ना तो पता चलेगा कि कितने अच्छे से दिया है। रोनित दोनों चुड़ैल से सब्जी लेकर चला जाता है। ऐसे ही काफी लोग चुड़ैल से सब्जी लेने आते हैं, जिसके बाद उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। शाम के समय चुड़ैलें लोगों के घर में खिड़की से झांक झांक कर उन्हें सब्जी बनाते हुए देखती हैं। तभी रोनित अपनी बीवी से कहता है, अरे ओ चंपा, खाने की खुशबू तो बड़ी लजीज सी आ रही है, क्या बनाया है? अजी जो आप सब्जी लेकर आए थे वही कद्दू बनाया है मैंने। अच्छा फिर तो जल्दी से लेकर आओ। रोहित के ये बोलते ही चंपा उसके लिए खाना बनाकर लाती है, जिसे खाने के कुछ देर बाद वो अजीब अजीब बर्ताव करने लगता है। आंखें लाल, नाखून लंबे और गुस्से से भरी शक्ल। रोनित घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी उसकी बीवी कहती है, अजी ये कद्दू खाते ही ज्यादा जोश आ गया क्या? अरे सामान क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, हर चीज तहस नहस कर दूंगा। ये कहते ही रोनित तोड़ फोड़ करने लगता है और अपनी बीवी को मारने लगता है। तभी वो रोते हुए कहती है, अरे क्या कर रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो? छोड़िए मेरे बालों को। चुलबुल चुड़ैल वहाँ से लड़ाई देखकर बुलबुल चुड़ैल के पास जाती है, जहाँ वो भी लोगों को लड़ता झगड़ता देखकर खुश हो रही थी। वैसे लोगों को ऐसे तहस नहस करता देख बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है। कल भी सब्जी मंडी में ऐसे ही सब्जी लगाएंगे जिसे खाकर लोग बावले हो जाएंगे। इसी तरह अगले दिन दोनों चुड़ैलें सब्जी बेचने मंडी चली जाती हैं। तभी एक और चुड़ैल आकर कहती है, अरे अकेले अकेले सब्जी क्यों बेच रही हो? आओ सखियो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। अरे किसी ने तुझे इस रूप में देख लिया तो इंसानी रूप में आ। ले आ गई, मैं भी बेचूंगी तुम्हारी सब्जियां। आजा आजा, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। ऐसी हरी भरी सब्जी है जिसे खाकर आप बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। आइए आइए सब्जी लीजिए। अरे जरा ये सब्जी देना, बड़ी ताजी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल ताजी है, लीजिए।
ये बोलकर तीनों चुड़ैलें उसे सब्जी देती हैं। एक एक करके तीनों चुड़ैलें सारी सब्जियां बेच देती हैं। चुड़ैलें फिर से उन्हीं लोगों के घर जाकर तमाशा देखती हैं जो उनसे सब्जियां लेकर गए थे। बाकी लोग भी रोनित की तरह ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एक एक करके आधे गांव का हाल कुछ इस तरह का ही हो गया था। तभी कुछ औरतें अपने घर वालों की चिंता जताते हुए कहती हैं, हे राम जी, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हमारे घर वालों को पता नहीं खाना खाते ही क्या हो जाता है। हैरानी करने वाली बातें हैं कि खाना खाते ही घर के लोग सामान फेंकने लगते हैं, तो कभी मारने चिल्लाने लगते हैं। मैंने तो अपने पति को कमरे में बंद कर दिया था, जब उन्हें नींद आई तब जाकर शांत हुए थे। लेकिन मेरे पति तो सोते ही नहीं है। डर के मारे मैंने उन्हें जंजीर से बांध दिया है। मुझे लग रहा है जरूर कोई हमारे खाने में कुछ मिला रहा है। कहीं हमारे गांव में ये सब करने वाली कोई चुड़ैल तो नहीं है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि एक हांफते हुए औरत उनके पास आकर कहती है, गीता, शीला, चंपा, मैंने ना वो चुड़ैल देखी। क्या चुड़ैल? पर वो क्या कर रही थी? मैंने सब्जी मंडी में उसे सब्जी रखते हुए और रूप बदलते हुए देखा था। वो तीनों बहुत खतरनाक चुड़ैल दिखती हैं। क्या वो तीनों? हाँ, तो चलो अब हमें उन चुड़ैलों पर नजर रखनी होगी। पता तो चले आखिर माजरा क्या है। तीनों चुड़ैल सब्जियों के खेत में खड़ी होकर उन सब्जियों में अपनी जादुई भूतिया शक्ति डाल रही थी, जिसे खाकर लोग अक्सर बेकाबू हो जाते थे। तभी तुम लोगों का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लोगों को सब्जी खिलाकर पागल करना। इससे तुम्हें मिलता क्या है? हमें इससे शक्तियाँ मिलती हैं। लोग जैसे पागल होते हैं उतने ही हम ताकतवर होते हैं। शक्तियाँ ही नहीं, हमें लोगों को परेशान करके बहुत मजा भी आता है। अब देखना, धीरे धीरे पूरा गांव कैसे पागल हो जाएगा और फिर ढोलकपुर से पागलपुर बन जाएगा। कल भी हम इन्हें यही सब्जियाँ खिलाएंगे लोगों को। तीनों चुड़ैलों की ये बात वो चारों औरतें सुन लेती हैं, जिसके बाद चंपा कहती है, इसका मतलब कि ये सब्जी खिलाकर हमारे पतियों को, घर वालों को बेकाबू करती थी और इसकी सारी ताकत इन सब्जियों में ही है। तो तुम जानते हो ना हमें क्या करना? हम वो सामान तो लेकर आए ही थे। हाँ, जानते हैं। अभी सब्जी के खेत को ध्वस्त करना होगा, तभी इन तीनों चुड़ैलों का काम तमाम होगा। ये बोलते ही वो चारों औरतें खेत के कोने कोने जाकर सारी सब्जियों में मिट्टी का तेल छिड़ककर माचिस से आग लगा देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सारी सब्जियां जलकर राख हो जाती हैं। उसी के साथ तीनों चुड़ैलें तिल मिलाकर मर जाती हैं और सारी औरतें कहती हैं, अब हमारा गांव और हमारे घर वाले सभी सुरक्षित हैं। जादुई सोने के चील और मुर्गी की दोस्ती। ये कहानी है जादुई सोने की चील और मुर्गी की दोस्ती की। एक गांव में हरिया और वीरू रहते थे। हरिया के पास सोने की जादुई चील थी और वीरू के पास जादुई सोने की मुर्गी। हरिया की जादुई चील के मुंह से पैसा और वीरू की जादुई सोने की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। ये वीरू की मुर्गी पता नहीं वीरू को कितने सोने के अंडे देती है। आए दिन कुछ न कुछ खरीदता ही रहता है। आप भी अपनी जादुई सोने की चील से ज्यादा पैसे मांगा करो, वरना एक दिन वो हमसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हरिया और वीरू आपस में एक दूसरे से बहुत जलते थे। वहीं दोनों की मुर्गी और चील की आपस में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन, क्या बात है मुर्गी बहन, सुना है अपने मालिक को बहुत सारे सोने के अंडे देती हो। तुम्हें किसने बताया? मेरा मालिक बोल रहा था। अंडे तो मैं उतने ही देती हूँ, बस मेरा अंडा सोने का होने के कारण ज्यादा पैसे में बिकता है। ये दोनों पता नहीं एक दूसरे से इतना क्यों चिढ़ते हैं। चिढ़ने दो आपस में दोनों को, बस तुम अपने मालिक जैसी मत बन जाना। पागल हो मुर्गी बहन, ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन चील बहुत उदास होकर बैठी थी। उस दिन वो अपनी मुर्गी दोस्त से भी मिलने नहीं गई। ये देखकर मुर्गी अपने मालिक से छुपकर चील के पास जाती है। क्या हुआ चील बहन, आज तुम मुझसे मिलने नहीं आई? क्या हुआ, बहुत दुखी दिख रही हो। क्या करूं मुर्गी बहन, मैं अपने मालिक को इतना पैसा देती हूँ, लेकिन देखो जब भी मैं अंडे देती हूँ ये उन अंडों को फेंक देता है। बोलता है यहाँ हमें कोई चील घर थोड़ी बनाना है। ये तो बहुत दुख की बात है। तुम ऐसा करो, अब की बार जब तुम अंडे दो तो वो अंडे मेरे घर में दे देना, मैं उन्हें सेध दूंगी और ऐसे तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आ सकते हैं। सच बहन, तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो, लेकिन इसके लिए
तुम्हें बहुत दुख उठाने होंगे। वो सब मैं देख लूंगी। वैसे भी मेरा मालिक मुझसे बहुत दिनों में अंडे लेता है। उसी रात वीरू अपनी मुर्गी के पास आता है हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे सोने के अंडे दो। और मुर्गी वीरू को सोने के अंडे दे देती है। अगले दिन सुबह कल रात को मेरे मालिक ने मुझसे अंडे लिए थे। अब वो काफी दिन तक अंडे नहीं लेगा, तो अब मैं तुम्हारे अंडे आराम से सेक सकती हूँ। 2-3 दिन बाद चील मुर्गी के घर में अंडे दे देती है और मुर्गी उसे सेने लगती है। तभी वीरू की पत्नी कोकिला बोलती है, मुझे लगता है हमारी मुर्गी कुछ बीमार है। 2 दिन हो गए अपनी जगह से उठ ही नहीं रही है। अगर इस मुर्गी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वीरू मुर्गी के पास जाता है। हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे सोने के अंडे दो। मुर्गी अपनी जगह से नहीं उठती और ना ही सोने के अंडे देती है। हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे सोने का अंडा देती है या तुझे मार के खा जाऊं। रहने दो जी, इस मुर्गी के भाव ज्यादा बढ़ गए हैं। 2-4 दिन इसको दाना मत डालो, इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। और वीरू ऐसा ही करता है। उस दिन पूरे दिन वीरू उसे कुछ भी खाने को नहीं देता। अगले दिन चील उससे मिलने आती है। क्या बात है मुर्गी बहन, तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। मैं तुम्हारे अंडे सेने के लिए एक जगह पर ही बैठी हूँ, तो मेरे मालिक को लगा कि मैं बीमार हूँ और वो मुझे आजमाने के लिए मुझसे सोने का अंडा मांगने लगा। अगर मैं अंडे देने के लिए उठती तो क्या पता वो तुम्हारे अंडे उठा के फेंक देता। इसीलिए मैं बैठी रही और मेरे सोने के अंडे ना देने पर उन्होंने मुझे खाना देना बंद कर दिया। तुम कितनी अच्छी हो मुर्गी बहन, तुम मेरे बच्चों के लिए भूखा तक रह रही हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना ढूंढ कर लाती हूँ। चील इधर उधर घूम घूम कर मुर्गी के लिए खाना इकट्ठा कर लेती है। मुर्गी वो खाना खा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चील बहन, वरना मैं तो भूख के मारे मर ही जाती। अरे नहीं नहीं बहन, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और चील के अंडे में से बच्चा निकल आता है और मुर्गी खुशी से चील के पास जाती है। चील बहन जल्दी चलो, देखो तुम्हारा बच्चा अंडे से बाहर आ गया है। क्या तुम सच बोल रही हो? हरिया वीरू की जादुई सोने की मुर्गी को अपनी जादुई सोने की चील के पास देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। हरिया भागकर वीरू की जादुई सोने की मुर्गी को एक जंजीर से अपने घर में बांध लेता है। हे जादुई सोने की मुर्गी, जैसे वीरू को सोने के अंडे देती है वैसे ही मुझे भी सोने के अंडे दे। लेकिन मुर्गी उसे सोने के अंडे नहीं देती। वहीं चील मुर्गी से बोलती है, तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारे बदले मैं इन्हें बहुत सारे पैसे दे देती हूँ। और चील अपने मुंह से हरिया के आगे बहुत सारे पैसे निकाल कर दे देती है। ये देखो, आज तक तो इस कमबख्त चील ने कभी इतने सारे पैसे नहीं दिए। आज इस मुर्गी को पिटता देखकर कितने नोट उगल रही है। बहुत मारने के बाद भी मुर्गी उसे सोने का अंडा नहीं देती। हार के हरिया उस जादुई सोने की मुर्गी को छोड़ देता है। लेकिन तब तक मुर्गी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। इससे तो चला भी नहीं जा रहा है, इसे चुपके से जाकर वीरू के घर में फेंक आओ। उसे पता चल गया तो वो हमसे बहुत लड़ेगा। और हरिया चुपके से मुर्गी को वीरू के घर में फेंक आता है। सबके सोने के बाद जादुई सोने की चील मुर्गी के पास जाती है। मुर्गी बहन कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? मुर्गी मार खाकर बेहोश हो गई थी और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। ए भगवान, मेरी मुर्गी दोस्त की हालत तो बहुत खराब है। अब मैं क्या करूं? इसकी ये हालत मेरे कारण ही हुई है। तभी उसे याद आता है गांव में एक पक्षियों का डॉक्टर है। वो जल्दी से उड़कर डॉक्टर के पास जाती है। ची, 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 ची। अरे इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जैसे ही डॉक्टर गेट खोलता है, चील डॉक्टर के घर में घुस जाती है और उसका बॉक्स उठाने लगती है। अरे ये चील मेरी दवाइयों के बॉक्स को क्यों उठाने की कोशिश कर रही है? ये जरूर मुझे कुछ कहना चाहती है। डॉक्टर अपना बॉक्स उठाकर चील से बोलता है, चलो चील, मुझे लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है। तभी चील आगे आगे उड़ने लगती है और चील के पीछे पीछे
डॉक्टर उस जख्मी मुर्गी के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये चील इसलिए मेरे पास आई थी ताकि मैं इस जख्मी मुर्गी का इलाज कर सकूं। और डॉक्टर मुर्गी को उठाकर अपने क्लिनिक में ले जाता है और उसका इलाज अच्छे से करता है और जल्दी ही मुर्गी ठीक हो जाती है। मुर्गी बहन, तुम ठीक तो हो गई हो? मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा आज मैं अपनी दोस्त को खो दूंगी। जिसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, भला उसे कहाँ कुछ हो सकता है। डॉक्टर उन दोनों को देख रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों आपस में बात कर रही हूँ। कितनी अच्छी दोस्ती है इन दोनों की। अगर चील मुझे बुलाकर नहीं ले जाती तो ये मुर्गी कब का मर चुकी होती। तभी जादुई सोने की मुर्गी और जादुई सोने की चील डॉक्टर के पास आती है और मुर्गी डॉक्टर को खूब सारे अंडे और चील अपने मुंह से बहुत सारे पैसे देती है। अरे, ये तो जादुई सोने की मुर्गी और चील है, तभी ये दिखने में एकदम अलग है। फिर वो दोनों वापस घर आ जाती हैं और रास्ते में दोनों बातें करती हैं। हमारे मालिक बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वो दोनों बहुत ही स्वार्थी और लालची है। हाँ, हमें अब उनके पास नहीं जाना चाहिए। चलो हम जंगल में चलते हैं, वहीं दोनों मिलकर रहेंगे। चील, मुर्गी और चील के बच्चे तीनों जंगल में रहने चले जाते हैं। वहाँ हरिया और वीरू दोनों माथा पीटते रह जाते हैं। प्रेग्नेंट बहू की वफादार गाय। आज स्वर्णिम गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ छबीली के घर के आगे जमा है। छबीली का चेहरा गुस्से से ज्वालामुखी की तरह दमक रहा था। नास पिटे नकारे भोला दास, एक तो अपनी मर्जी से ब्याह रचा आया है और दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं लाया। ऊपर से इस करमजली लुगाई के साथ इसकी मरियल गाय को भी उठा लाया। छबीली के मुंह से प्रतिमा की बुराई सुनकर गाय गौरी गुर्राते हुए सींग हिलाकर जोर शोर से गुहार लगाती है। गौरी, गुस्सा नहीं करते, शांत हो जा मेरे लिए। ये सुनकर उसकी गाय एकदम से शांत होकर बैठ जाती है। अरे मोरी मैया, देखो तो जरा इसके, कहते ही पल भर में कैसे पसर गई। देख लो गाँव वालों, इस लाल बूझकर इस गाय को कैसे पट्टी पढ़ा रखी है। अरे छबीली बहन, ये बेजुबान जानवर बड़े वफादार होते हैं। तुम्हारी तरह षड्यंत्र रचना नहीं जानत है तो कि तो खुशी हो के चाहिए कि दहेज में साक्षात गौ माता पधारी है। डायन, तू तो बीच में कूदेगी ही, मंथराई करना तो तेरी पुरानी आदत है। सभी जन अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ प्रतिमा बिछोने से उठ खड़ी होती है। भोर हो चुकी है, मुझे जल्दी से गौरी को नहलाना होगा। वो पानी से भरी बाल्टी लेकर आंगन में खड़ी गाय का गोबर साफ करके उसे नहलाने धुलाने लगती है। तभी खड़ूस छबीली चौखट पर बैठी उसे ताने मारकर कहती है, अरे करमजली, इतनी सुबह सवेरे इस मटरू की बिजली के वास्ते कौन सा बैल खोजने जाना है जो उठने के साथ इसकी खातिरदारी में लग गई। वो माँ जी, गौरी को हमेशा से सवेर को नहाने की आदत है। अरे इतना ही लगाव है तुझे अपनी इस गाय से तो आज तेरे लिए भी यही खूंटा गाड़ देती हूँ, फिर कहती रही हो अपनी इस गाय के साथ भरत में लाप। तकरीबन कुछ दिन गुजरने के बाद प्रतिमा की हालत बिगड़ने लगती है, जिसे देख उसके पति सरजू गांव की पुरनिया दाई को बुला लाता है। मुबारक हो छबीली की बहुरिया, तुम्हारे पैर भारी हैं। जल्द ही घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये शुभ समाचार सुनकर प्रतिमा की गाय खुशी से उछलते हुए जोर शोर से पागुर करती है। हाँ गौरी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मैंने कभी अपनी माँ को तो देखा नहीं, आँख खुली तो तुम और बाबा नजर आए। मैं तो तुम्हें ही अपनी माँ मानती हूँ। ये सुन उसकी वफादार गाय की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है और वो उसे चाटने लगती है। फिर बदलते मौसम के साथ मानसून का महीना शुरू हो जाता है। पूरे गाँव में झमाझम बरसात होती है। ये बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे तो मेरी गौरी बीमार पड़ जाएगी। बरसात के खात्मे के साथ प्रतिमा अपनी गाय की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हुए छबीली से कहती है, माँ जी, गौरी के रहने के लिए एक गौशाला बनवा दीजिए ना। क्या बोली? मैं और इस माल जाल के लिए गौशाला बनवाऊं? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इस पर पैसे खर्च करूं? तेरी ये गाय बेमतलब का बोझ है, बरसात के बहाने मरती है तो मर जाए, भला टलेगी। अपनी वफादार गाय के प्रति सास के ऐसे कड़वे बोल सुनकर प्रतिमा के सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो कहती है, अरे कैसी पत्थर दिल इंसान है आप। आपसे भला तो एक कसाई जो जरूरत पड़ने तक जानवरों की देखरेख तो करते हैं। मुझसे जबान लड़ाती कुलच्छनी, रुक अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। क्रूर छबीली गाय की आंखों के सामने प्रतिमा के बाल पकड़कर उसका सर दीवार से लड़ा देती है। ये देख गौरी सरपट से दौड़कर उसे उठाकर आंगन में पछाड़ देती है। आरी मोरी मैया, मर गई री।
इस मरकई गाय ने मेरी कमर तोड़ डाली। घायल छबीली अपने गुस्से का गुबार निकालते हुए गर्भवती बहू और उसकी गाय पर खूब अत्याचार करती है। फिर भी गर्भवती प्रतिमा हार न मानकर अपनी गाय की खातिर जंगल जाकर लकड़ियां काटकर खेत खलियानों का सूखा हुआ घास फूस बटोर कर उसका पुला बनाती है। गौरी, क्या तुम इसे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगी? इससे मैं तुम्हारा घर तैयार करूंगी। उसकी गाय गौरी सिंग हिलाते हुए हामी भरती है। प्रतिमा गाय की पीठ पर बोझा लाद कर घर आती है, जहां उसकी वफादार गाय गौरी उसकी लकड़ियां पकड़ती है और दोनों मिलकर सुंदर सा गौशाला तैयार करती हैं। ये देख छबीली दांत पीस कर कहती है, लाख पैतरों के बाद भी मैं इस गाय को अपने घर से नहीं खदेड़ पाई। जाने मेरी ये बहू किस मिट्टी की बनी है, इसे मार कुटाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी प्यारी गाय गौरी, तुम्हारा जुगाड़ तो हो गया। तुम ये चारा खाओ, मैं भी खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। खबरदार, जो तूने इस घर की दहलीज में कदम भी रखा, इतने प्यार से जो आशियाना तैयार किया है ना, आज तू भी पूरी रात इसी गौशाला में सड़ेगी, वो भी भूखे और प्यासे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी नहीं तो मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के बारे में तो सोचिए। अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो इसका विकास रुक जाएगा। तुझे तेरी सास से ज्यादा प्यारी ये गाय है ना, अब इसी की देख रेख कर बड़बोली बहू बनने का बड़ा शौक है तुझे। आज तेरी हेकड़ी निकाल कर रख दूंगी। अब तो तू मेरे बेटे से मेरी चुगली भी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो तो मीलों दूर शहर जा चुका है। मक्कार छबीली जानबूझकर खाने से भरी थाली लिए चौखट पर बैठकर चाव से खाते हुए अपनी बहू को ललचाने लगती है। अरे आज तो मजा ही आ गया कसम से। इतना स्वादिष्ट खाना सबके नसीब में कहाँ है, इसके आगे तो 56 भोग भी एकदम फीका है। भूख से तड़प रही प्रतिमा की आंखों से आंसू की बौछार बरस पड़ती है। ये देख उसकी गाय गौशाला से दौड़कर छबीली को जोरदार दुलत्ती मारती है। भाग रे छबीली, वरना ये सन की हुई गाय आज तुझे निपटा डालेगी। डर के मारे झटके से वो किवाड़ बंद कर लेती है। चौखट पर पड़े खाने की थाली को घसीटकर गाय उसे प्रतिमा के आगे रखकर उसे पूंछ से सहलाने लगती है। शुक्रिया गौरी, तुम मेरे लिए सासू माँ से भिड़ गई। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरी वफादार गाय हो। दोनों एक दूसरे से लिपटकर प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। सवेरे छबीली दबे पांव गौशाला में आकर गाय पर ताबड़तोड़ डंडों से वार करती है। आज मैं इस गाय को नरक लोक के दर्शन कराकर ही दम लूंगी। मुझ पर वार करती है। माँ जी रुक जाइए, एक बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से कौन मारता है? छबीली गाय को जख्मी करके खुश होती है। समय ऐसे ही गुजरता जाता है, लेकिन एक रोज गांव में जोर की आंधी उठती है। सभी जन अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। गौरी, सासू माँ सैर पर निकली हुई हैं, अब तक लौटी नहीं। कहीं वो इस बड़ी आंधी में तो नहीं फंस गई? गौरी खूंटा तोड़कर निकल पड़ती है। जहां वो एक जंगल में जा पहुंचती है, तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे छबीली खड़ी दिखाई देती है। अचानक गाय की नजर टूट रही डाल पर जाती है और पैर पटकते हुए वो गुहार लगाने लगती है। अरे अब कौन सी नई सनक सवार हो गई इस गाय में जो इतनी जोर शोर से पगुराई कर रही है? वो दौड़कर सींग मारते हुए छबीली को दूर पटक देती है। तभी पेड़ की बड़ी कटीली झाड़ उसके ऊपर आ गिरती है। तभी आंधी शांत होकर काबू में आ जाती है और छबीली कहती है, मैंने हमेशा इस गाय पर इतने अत्याचार किए, पर आज इस बेजुबान गाय ने अपनी वफादारी दिखाकर मेरी जान बचाई। गांव के लोग मिलजुल कर उस डाली को गाय पर से हटा देते हैं और अंत में छबीली पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, माफ करना गौ माता, मैं कसाई हूँ। आंखें होते हुए तुम्हें परख ही ना सकी। तुम तो इंसानों से भी वफादार निकली। छबीली गाय से लिपटकर आंसू बहाती है, जिसे देख गाय उसे चाटते हुए अपनी वफादारी व्यक्त करती है। और अब छबीली न सिर्फ अपनी गर्भवती बहू बल्कि अपनी गाय की देखरेख भी बखूबी संभाल लेती है।